नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें यूपी पीसीएस में जीव विज्ञान के जितने भी विगत वर्ष के प्रश्न हैं 2012 से 2020 तक उस सब का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो जब हमें डेंगू का बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स रक्तस्राव पर रोक लगाता है। 81, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन के हिसाब से वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था, लेकिन डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित करने में दो व्यक्ति का नाम और आता है। उनमें से दो तो यही ऑप्शन वाले हैं, डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। इसके अलावा दो और हैं, MHF बिलिकिंस तथा R फ्रैंकलिन। तो इनका नाम भी याद रखना चाहिए हमें। 82 में है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, क्लोरोफिल के बारे में 2-3 पॉइंट और है कि जैसे पत्तों का जो हरा रंग होता है तो वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। एक पॉइंट और ये है कि शैवाल और जो हाइड्रिला होता है तो ये दो ऐसे जीव हैं जो पूरी तरह से पर्णहरित होते हैं, मतलब क्लोरोफिल की तरह होते हैं, पूरे बॉडी से प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करते हैं ये। 83, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। अच्छा, विटामिन्स के बारे में जैसे जब भी हम अध्ययन करें तो हमें 4 चीज़ पर फोकस करना चाहिए। पहला ये कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, दूसरा ये कि क्या वो जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, यानी कि घुलनशीलता पर ध्यान रखना, और तीसरा ये कि उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि किस विटामिन का स्रोत क्या है, मतलब क्या खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है सामान्य तौर पर। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, ये तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा आप देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट, जैसे जो वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील है, तो जो विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा ADE K ये वसा में घुलनशील होता है, तो ये ध्यान रखने का है। वैसे जब जब आता रहेगा तब तक मैं रिपीट करता रहूँगा हमेशा जब भी आएगा विटामिन तो। अच्छा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम जो होता है वो कैल्सीफेरोल होता है, और विटामिन ई का टोकोफेरोल। एक और बच गया के, तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विलोन, तो ये भी ध्यान रखने के योग्य है। अब 84 नंबर, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो दूध का जो धवल रंग होता है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया। अब 85 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो प्लेग जो है, प्लेग क्या है? प्लेग जीवाणु जनित रोग है, और एड्स जो है, एड्स विषाणु जनित रोग है। एड्स में क्या होता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ जाता है। इसके अलावा गंजापन जो है, ये गंजापन कवक जनित बीमारी है। और एक चीज़ याद आया, एक और क्या कि जो दाद होता है, दाद खाद खुजली जो होते हैं ये भी कवक के कारण ही होते हैं। तो गंजापन और दाद खाद, तो ये सब कवक के कारण होते हैं। आपने सुना ही होगा वो भारत मलहम प्रचार गाड़ी के पास आइए, तो ऐसा वो कवक के कारण होता है दाद, और उसके लिए वो प्रचार करते रहते हैं लोग। मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजुआ जनित बीमारी है, तो इसका सही विकल्प डी नंबर ऑप्शन है। एक बार फिर से जल्दी दोहरा देता हूँ, प्लेग जीवाणु जनित रोग है, और एड्स विषाणु जनित रोग है, गंजापन कवक जनित रोग है, और मलेरिया प्रोटोजुआ जनित रोग है। अब 86 है, MRI निम्न में से क्या है? तो MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। 87, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो रिंडर पेस्ट के लिए चिन्हित किया गया, तो ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये तो अब रिपीट नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना। अब 2012 खत्म हो गया, 2013 देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित होता कौन कौन सा है वो अभी हम पहले देख लेते हैं। तो पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो 3
रोग हैं ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो एक विषाणु जनित रोग है, पहला बात। दूसरा ये कि ये टाइगर मच्छर से द्वारा तो नहीं होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर जो होते हैं उसके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर के अलावा सूअर भी होती है, मतलब सूअर प्रजाति। और फोर्थ नंबर जो है वो धान के खेत में ये पनपता है, कौन? क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर, जिसके कारण जापानीज इंसेफ्लाइटिस रोग फैलता है। यही कारण है कि जिस क्षेत्र में धान के खेत अधिक होते हैं तो वहाँ सैकड़ों बच्चों की मृत्यु की खबर आती है जापानीज इंसेफ्लाइटिस के कारण। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके में ये खबर प्रत्येक वर्ष सुनने को मिल ही जाता है अखबारों में। अब 70 नंबर है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो प्रोटीन की न्यूनता यानी कमी के कारण बच्चों में मैरास्मस रोग उत्पन्न हो जाता है, और मैरास्मस रोग को ही सूखा रोग कहते हैं। एक रोग और है जिसका मतलब जो रोग होता है क्वासियोरकर, तो क्वासियोरकर रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। तो मैरास्मस रोग जिसको सूखा रोग कहते हैं और क्वासियोरकर रोग ये दोनों प्रोटीन की न्यूनता यानी कि कमी के कारण होता है। 71, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है तो उसके अदृश्य भाग से भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कुछ बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इससे जुड़ी हुई बात ये कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मेन चीज़ है वो क्या ज़रूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और लाइट, ये चार चीज़ अनिवार्य तत्व हैं। फिर से बोलता हूँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दरअसल, CO2, H2O, क्लोरोफिल और लाइट। तो ये चार चीज़ें ज़रूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। अच्छा, एक फैक्ट और है कि धरती पर यानी कि पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव कौन है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए? तो प्रोक्लोरोकोकस, फिर से बोलता हूँ, प्रोक्लोरोकोकस ये ऐसा छोटा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है पृथ्वी पर। और फैक्ट ये है इसके बारे में कि 20% जो ऑक्सीजन उत्पादन है वो प्रोक्लोरोकोकस ही अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करता है। 72, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जो टायरोसिन है, टायरोसिन के बारे में जो सही नहीं है उसकी पहचान करना है। तो पहले सही वाला देख लेते हैं। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, तो सही है, टायरोसिन ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। बी नंबर है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, बिल्कुल सही है ये भी। यह उदासी से लड़ सकता है, तो हाँ, टायरोसिन जो होता है एक अमीनो अम्ल वो उदासी से लड़ने में सहायक होता है। डी नंबर लिखा हुआ कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, जी नहीं, टायरोसिन अमीनो अम्ल से ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए आंसर ये डी हो गया। तो 2013 भी समाप्त हो गया है। अब 2014 को देखते हैं। 2014 में क्या है? स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो स्लीप एपनिया अगर हमें होगा तो निद्रा में हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास हमारी बाधित हो जाएगी। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ विकल्प सी में कि निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। कौन सी बीमारी में? यदि स्लीप एपनिया हो जाए तो, यानी निद्रा दोष जिसको कहते हैं। स्लीप एपनिया क्या है? एक निद्रा दोष है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बराबर कि जैसे अगर मान लिया जाए हमें ज़्यादा सोने की बीमारी है तो हमारा शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है नकारात्मक तरीके से? तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है नकारात्मक तरीके से। तो यानी कि हम ज़्यादा सोएंगे तो हमारा मस्तिष्क, जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है वो कमने लगेगी धीरे धीरे। 71, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होगी? तो अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है वहाँ कैथ लैब होती है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं और क्लियर होगा। कोरोनरी धमनी रोग यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं। किस लैब का? कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा कैथ लैब का प्रयोग करते हैं। 72, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है।
तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो छोटे बच्चों में प्रमस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, तो सेरेब्रम संबंधी बीमारी होती है और ये छोटे बच्चों में होती है। कौन सा रोग? सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी से याद आया, सेरेब्रल पाल्सी यानी प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये भी एक फैक्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ थोड़ा देख लेते हैं। लिखा हुआ प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के, मतलब जो विकसित होता मस्तिष्क होता है, बच्चों में तो मस्तिष्क पूरे विकसित होता नहीं, लेकिन वो विकसित के क्रम में होता है, विकास के क्रम में होता है। तो उसका मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति का कारण होता है। उसके मोटर कंट्रोल सेंटर में जो क्षति होती है उसी के कारण ये रोग होता है, ऐसा कह रहा है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। कौन सा रोग? सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं फैक्ट को कंसाइज कर देता हूँ। सबसे पहला ये कि सेरेब्रल पाल्सी एक रोग है जो छोटे बच्चों में होता है। दूसरा ये प्रमस्तिष्क संबंधी रोग है छोटे बच्चों में। और प्रमस्तिष्क के संबंध में एक फ़ैक्ट ये है कि ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। और तीसरा फैक्ट ये कि गर्भ धारण करते समय या फिर बच्चे के जन्म के समय या फिर 3 वर्ष तक की आयु तक ये रोग बच्चों में हो सकता है। और इसी का अन्य नाम क्या है सेरेब्रल पाल्सी का? प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 73, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो जब कोई समुद्री जंतु या कोई कीट अंधेरे में अपने शरीर के अंदर जो प्रकाश उत्पन्न कर ले तो उसको हम कहेंगे बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव दीप्ति। इसको क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव दीप्ति। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। मतलब इस तरह का जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें ऊष्मा की मात्रा नहीं होती है, बस प्रकाश होता है। और इस तरह के जीव को हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैं फिर से रिपीट करूँगा। 74, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो देखिए इसका आंसर में स्टार लगा हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि इसका आंसर 1 से अधिक है, तो इसलिए इसका आंसर, मतलब पहले तो सी माना था आयोग, ऐसा लिखा हुआ है इसके व्याख्या में, पहले सी माना था, लेकिन बाद में फिर इसको देखिए लिखा हुआ है ना नीचे में, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। इसमें है, देखिए ये वाला पार्ट जो है क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ कि पहले सी माना था, बाद में फिर उत्तर कुंजी, इसको बाहर ही कर दिया एक तरीके से। तो ये ध्यान रखना है। क्या होगा वैसे इसका आंसर वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का समाप्ति हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर पहले सी मान के फिर हटा दिया था। अब देखिए 75, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो वैसे जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं होती है। हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि कोरोनरी धमनी में, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरीके से बाईपास सर्जरी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए इसके व्याख्या में थोड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ दूँ। लिखा हुआ है कि जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन क्रिया के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकाल कर, है हृदय का मामला, लेकिन शरीर के कोई और भाग से नस को निकाल करके उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर, मतलब वहीं पर एक अलग से नस जोड़ा जाता है, जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त पथ यानी बाईपास ब्लड सर्कुलेशन बना देते हैं, एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन पथ बना देते हैं एक तरीके से। तो इसका यही व्याख्या था। 76, बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो इसमें जितने भी लिखे हुए विकल्प में घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, कशेरुकी जोड़ों का और नितंब के जोड़ों का, चारों जोड़ों का बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग के द्वारा शल्य चिकित्सा तकनीक के द्वारा इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो शायद इसको भी हटा दिया गया होगा आंसर के मूल्यांकन से।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करना सूची 1 को 2 से। अब देखिए फिर से आया है विटामिन वाले मामले। तो विटामिन B12 जो होता है वो विटामिन B12 किस चीज़ से मिलता है, तो कोबाल्ट से मिलता है। और हीमोग्लोबिन किस चीज़ से मिलता है, तो ये लोहा से मिलता है। और क्लोरोफिल का संबंध मैग्नीशियम से है, यानी उसमें मैग्नीशियम होता है। और पीतल का संबंध क्या बच गया, तांबा, तो तांबा से है। अच्छा, इससे संबंधित जो कुछ खास बातें वो देख लेते हैं। वैसे तो ये कि विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या नाम है, मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइनोकोबालामीन नाम है इसका। किसका, विटामिन B12 का। अच्छा, विटामिन B12 के बारे में और क्या हम जानते हैं, तो विटामिन B12 ही रक्त उत्पत्ति में सहायक होता है और इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। फिर से बोलता हूँ, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामीन है। इसमें रक्त की मतलब ये विटामिन B12 रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है और इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल का मूल तत्व क्या होता है, अभी हमने बताया था। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ व्याख्या में लिखा होगा, विटामिन B12 कोबाल्ट और हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। आपको आंसर का हिंट मिल ही गया होगा। अब थोड़ा सा और है। अच्छा, 2015 का, तो 2015 वाला भी देख ही लेते हैं। यानी इस वीडियो में आपको 4 वर्ष के प्रश्न मिल जाएंगे। लिखा हुआ है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स होता क्या है, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो फेरोमोन्स एक तरह का हार्मोन्स है जो कीट उत्पन्न करता है और दूसरे कीट को, यानी विपरीत लिंगी कीट को आकर्षित करता है इससे, और स्वभाव भी निर्धारित होता है। तो याद रखना है फेरोमोन्स। 76, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है मानव शरीर में, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। अच्छा, ये आरबीसी में होता है, ये भी ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में। 77, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। यही कारण है कि हमें जब हम प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। 78, फिर से सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, उसका हमें मिलान करना है। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं क्वेश्चन और उसके जो आंसर हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देख लीजिए, यहाँ पर रोग के बारे में पूछ लिया तो उसकी कमी से क्या होगा। तो कभी यही पूछेगा विटामिन के बारे में, कभी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी रासायनिक बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है। या कभी पूछ लेगा कि ये वसा में घुलनशील है या रक्त में, ये पानी में घुलनशील है। तीसरा पूछ लेगा इसकी कमी से कौन सा रोग होते हैं। और चौथा ये कि इसके स्रोत क्या हैं, मतलब क्या खाने से ये विटामिन मिलेगा। तो इससे ज़्यादा समान रूप से नहीं क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया हो सकता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में अंधापन ये हो सकता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। जबकि विटामिन के का फिलोक्विलोन होता है। ठीक है। विटामिन के का काम ये होता है कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। दरअसल ये होता है कि जब हमारा शरीर कट फट जाए तो उससे खून निकलता है, लेकिन खून एक थक्का जैसा जम करके और खून को निकलने नहीं देता है। तो ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। यानी कि हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो कटने फटने पर हमारे शरीर से ज़्यादा रक्त स्रावित हो सकता है और हमारी मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। तो विटामिन के बारे में ये हुआ जानकारी। अब है कि ये कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, जल में कौन सा बसा में। तो वैसे तो मैं दोनों यहाँ बताऊँगा, लेकिन अगर आप सिर्फ जल का भी याद रखते हैं तो बसा वाला वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। तो बी और सी जो है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में घुलनशील होता है। जबकि इसके अलावा जो ही बच गया यानी ए और डी ई के ये बसा में घुलनशील होता है। तो बी सी सिर्फ याद रखें, बी सी जल ऐसे करके भी तो याद रह जाएगा। अच्छा, एक लास्ट फैक्ट ये कि B12 का भी हमने पढ़ा था, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। और B1 का क्या होता है, थायमीन होता है। तो ये दोनों भी याद रखने योग्य है। अच्छा, ये वही व्याख्या में दिया हुआ है कि विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, फोलिक अम्ल से रक्ताल्पता होती है और विटामिन ए से रतौंधी,
मतलब इस सब की कमी से और विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी लो होता है। फिर से रिवीजन भी हो गया एक तरीके से। अब देखते हैं 79 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कि है कौन। यानी अस्थि और दांत की मजबूती के लिए या निर्माण के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, फॉस्फोरस जरूरी होता है, फ्लोरीन जरूरी होता है, किंतु आयोडीन जरूरी नहीं होता है। इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया। अच्छा, तो आयोडीन का काम क्या होता है। तो देखिए आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है, तो याद रखना है। यानी अस्थि और दांत के निर्माण या मजबूती के लिए फॉस्फोरस, कैल्शियम, फ्लोरीन, जबकि थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण होता है। 80 कोले कैल्सीफेरॉल, ये थोड़ा सा खाली फोकस किया जाए तो पता चल जाएगा, इसमें थोड़ा सा फोकस चाहिए। कोले कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल याद आ ही रहा होगा, रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, विटामिन डी को। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन डी के बारे में और क्या जानते हैं हम। विटामिन डी वसा में विलय होता है और हम हॉर्पेन माना जाता है। अच्छा, ये हार्मोन माना जाता है एक, कौन, विटामिन डी जो है एक हार्मोन माना जाता है और वसा में विलय इसका किया जा सकता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अभी बताया हूँ, जल में कौन कौन से विटामिन विलय किए जा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या सुधार की संभावना है यह भी बताइए। और लाइक शेयर के बारे में मैं क्या ही कहूँ, कभी कहता नहीं, बाकी तो आप समझदार हैं। धन्यवाद।